नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बेटों बहुओं के द्वारा बुढ़ापे में अपमानित माँ बाप ने लिया ऐसा कठोर फैसला कि बेटे बहुओं के साथ साथ देखने वालों की रूह भी कांप गई। अपने कमरे में गुमसुम बैठे 80 वर्षीय रामलाल जी बहुत कुछ सोच रहे थे। पास लेटी जीवन संगिनी सुलोचना, जो उनके सुख दुख की साथी रही थी, आज लकवे के कारण बेबस पड़ी थी। बेबस तो खुद रामलाल जी भी थे, किसी बीमारी से ज्यादा अपनों से सताए हुए जो थे। 80 की उम्र देखभाल चाहती है, यहाँ उन्हें अपनी बीमार पत्नी की देखभाल भी खुद करनी पड़ रही थी। ऐसा नहीं कि जीवन की संध्या बेला में रामलाल जी अकेले थे। भरा पूरा परिवार है उनका, 2 उच्च पद पर आसीन बेटे, जिसमें से एक का देहांत कुछ महीने पहले हुआ है। बहुएं हैं, पोते पोती हैं। अभी अभी एक पोते का आईआईटी से इंजीनियर बन 40 लाख का पैकेज लगा है। कुल मिलाकर उनके बेटे पोते करोड़ों के मालिक थे, लेकिन उनके पास माँ बाप के लिए समय तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी। पत्नी को निहारते निहारते रामलाल जी अतीत में पहुंच गए, जब उनका बड़ा बेटा जीवन कितनी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। एक मामूली कंपनी में क्लर्क रामलाल जी ने उसके जन्म की खुशी में अच्छी खासी दावत दी थी। जीवन के होने के 3 साल बाद प्रकाश पैदा हुआ। उनका घर मानो खुशियों से भर गया। उनकी पत्नी सुलोचना कम पैसों में भी बच्चों को बेहतर परवरिश दे रही थी। रामलाल जी ने बच्चों के बड़े होने पर उनकी शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी उच्च शिक्षा के लिए अपनी गांव की जमीन, यहाँ तक कि अपना मकान तक बेच दिया और किराए के घर में आ गए। कुल मिलाकर बच्चों की परवरिश करने में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। रामलाल कुछ अपने लिए भी बचा कर रखता, सब कुछ लुटा रहा है तू, बुढ़ापे में क्या रहेगा तेरे पास। अक्सर उनके दोस्त बोलते, अरे मेरी असली पूंजी मेरे ये दोनों बच्चे हैं, मेरे कंधे हैं ये, जो कभी मुझे झुकने नहीं देंगे। रामलाल जी गर्व से कहते। बच्चे बड़े हुए, ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, अपना परिवार भी बसा लिया। अपनी नौकरी के चलते रामलाल जी अपने किसी बेटे के पास नहीं रह सकते थे, इसलिए दोनों पति पत्नी इस आशा के साथ जी रहे थे कि रिटायर होते ही अपने बेटों के पास रह पोते पोती को खिलाते हुए अपनी संध्या बेला काटेंगे। सुनो बेटा जीवन, मैं कल रिटायर हो रहा हूँ, तुम और प्रकाश आ जाना। कुछ समय बाद रामलाल जी ने फोन किया। पापा, हम आकर क्या करेंगे भला, जीवन बोला। बेटा, तुम्हें तो पता है हमारे पास अपने रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो अब तुम हमें अपने साथ ले जाना, रामलाल जी बोले। पापा, अभी तो आना मुश्किल है, वो क्या है ना, आपके पोते चिराग का आईआईटी में नाम आया है, तो उसको बंगलौर जाने की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। आप वहीं रहिए या प्रकाश से कहिए, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आता हूँ। ये बोल जीवन ने फोन काट दिया। पुत्र मोह में रामलाल जी जान नहीं पाए कि बेटा बहाना बना रहा है। खैर, उन्होंने प्रकाश को फोन करके वही बात कही। पापा, आप तो जानते हो मैं फ्लैट में रहता हूँ, इसमें इतनी जगह कहाँ है कि आप आराम से रह सको। मैं जल्द ही नया घर देख रहा हूँ, जैसे ही मिलता है आपको ले आऊँगा। तब तक घर का किराया मैं भेज दिया करूँगा, प्रकाश का जवाब था। सुनो जी, कहीं हमारे बच्चे हमें टाल तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें रखना ना चाहते हो अपने साथ, सुलोचना जी ने उदास होकर कहा। ना ना सुलोचना, तू गलत सोच रही है, हमारे बेटे लाखों में एक हैं, इनकी मजबूरी है, वरना दोनों दौड़े चले आते हमें लेने के लिए, रामलाल जी ने पत्नी को तसल्ली दी। वक्त गुजरता गया, दोनों बेटों में से कोई उन्हें लेने नहीं आया। हाँ, मिलने 2-3 बार जरूर आए, कुछ पैसे दे, अपनी कोई ना कोई मजबूरी बताकर वो लौट जाते। अब तो रामलाल जी को भी लगने लगा शायद अफसर बेटों के लिए क्लर्क की पिता और अनपढ़ माँ बोझ बन रही है, इसलिए उन्होंने कुछ कहना ही छोड़ दिया। उनसे और अपने ऑफिस में ही चपरासे की नौकरी पकड़ ली, जिससे पाई पाई के लिए बेटों का मोहताज न होना पड़े। इधर सुलोचना जी बच्चों को याद करके रोती रहती और जल्द ही उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। अब रामलाल जी पूरी तरह से टूट से गए और मजबूरी में दोनों बेटों को फोन किया और आनन फानन में बेटे आए और शहर के अस्पताल में मां को भर्ती करा दिया। जब तक सुलोचना दी अस्पताल में रही, उनकी देखभाल नर्सों के द्वारा हो जाती थी। उसके बाद उनका बड़ा बेटा जीवन मजबूरी में अपने घर ले आया। पिताजी, नीता को अपनी सोशल सर्विस से बहुत कम समय मिलता है, इसलिए उसे सेवा की उम्मीद मत कीजिएगा।
आप लोग यहाँ आराम से रहो, काम वाली आपको खाना दे देगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये बोल जीवन फोन पर बात करता निकल गया। रामलाल जी को ये शब्द कि बेटा तेरी माँ को रोटी से ज़्यादा अपनों के साथ की भूख है, वो मुँह में ही रह गए। दिन बीतते गए, काम वाली सफाई कर जाती, खाना दे जाती, पानी रख जाती, बाकी कोई कमरे में झांकता भी नहीं। जीवन रात को दरवाजे से हाल चाल पूछ चलता बनता। रामलाल जी का कितना मन करता बेटा पास में बैठे दो बातें करे। मन तो सुलोचना जी का भी बहुत करता, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को बच्चे के साथ की बहुत आवश्यकता होती है। अब तो उनका पोता चिराग भी दूसरे शहर में नौकरी करने लग गया था। जीवन और उनकी पत्नी नीता अक्सर बेटे से मिलने जाते रहते। एक दिन ऐसे ही दोनों गए थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। झटके से दरवाज़ा खुलने से नीता तो बाहर गिर गई, उसे मामूली चोट ही आई, पर गाड़ी में आग लगने के कारण जीवन की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु ने तो रामलाल जी और सुलोचना जी को बिल्कुल तोड़ दिया। दोनों दिन रात ईश्वर से शिकायत करते कि हमारे बेटे की जगह हमें उठा लेते, हम तो वैसे भी बोझ हैं। पिताजी, अब आप प्रकाश भैया के पास चले जाइए, क्योंकि मैं सब कुछ बेचकर चिराग के पास जा रही हूँ। कुछ दिनों बाद नीता ने बेरुखी से कहा, क्या कहते रामलाल जी, जब बेटा ही नहीं तो बहू पर जोर तो नहीं दे सकते थे ना, साथ ले चलने को। प्रकाश आया और बेमन से उन्हें ले गया। प्रकाश ने अच्छी खासी कोठी बना ली थी, पर उस कोठी में कुत्ते के लिए कमरा था, माँ बाप के लिए नहीं। उन्हें पीछे का एक कमरा दे दिया गया, जो शायद घर का पुराना सामान रखने को बनाया होगा। पुराना सामान? हाँ, माँ बाप भी तो पुराने सामान ही हो जाते हैं। बहू, अपनी सास के लिए पतली खिचड़ी बना देना ज़रा। प्रकाश के घर आने के अगले दिन उन्होंने अपनी छोटी बहू मीनाक्षी से कहा, पापा जी, अब तो खाना बन गया है, अब दोबारा बनाना मेरे बस का नहीं, आप यही खिला दीजिए माँ जी को भी। मीनाक्षी ने कहा। थोड़ी देर बाद काम वाली आकर सूखी सब्जी और रोटी रख गई। लकवे से ग्रस्त सुलोचना जी वो भला कैसे खाती। रामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ सुलोचना अपने बच्चों के लिए कम पैसों में भी पकवानों के ढेर लगा देती थी। कहाँ अब उसके बच्चों के पास पैसा तो बहुत है, पर माँ बाप के लिए कुछ करना नहीं चाहते। उन्होंने अपने बैग से बिस्किट का पैकेट निकाला, जो वो अक्सर रखते थे। कभी भूख लगे तो खाने को कटोरी में पानी किया और उसमें बिस्किट्स भिगोकर सुलोचना जी को खिलाने लगे। सुलोचना जी के गालों पर आंसुओं की लकीर बन गई। ये लकीर अपनी बेबसी की थी या औलाद की बेरुखी की, ये तो वही जानती थी। यहाँ आकर रोज ही रामलाल जी का अपमान होने लगा। सुलोचना को भी कभी खाना मिलता, कभी नहीं। जो खाना मिलता भी वो सुलोचना तो क्या, रामलाल जी के लिए भी खाना मुश्किल हो जाता। कितनी बार वो पानी में भिगोकर रोटी खाते और पत्नी को भी खिलाते। सुलोचना जी बिस्तर पर पड़ी सब देखती सुनती, पर बोल नहीं पाती। रामलाल जी पत्नी के सामने बहुत कोशिश करते मुस्कुराने की, पर आंखें चुगली कर ही देती। एक दिन प्रकाश से उन्होंने इसका जिक्र भी किया, पर वो अपने पिता पर ही भड़क गया। अब पापा, जितना उससे बनता है करती ही है ना। आज़ाद रहने वाली मीनाक्षी बेचारी आप लोगों के कारण बद सी गई है, तब भी आप उसकी शिकायत कर रहे हैं। सन्न रह गए रामलाल जी बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। वो आंसुओं को पीते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ चले। अंदर आकर देखा तो पत्नी भी रो रही थी। उन्होंने पत्नी के आंसू पोंछे और मुस्कुरा दिए। कैसी बेबसी है ये, जिस औलाद के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है, उसके पास भी इतना वक्त नहीं है कि देख सके कि उनके जन्मदाताओं को 2 वक्त की रोटी भी मिल रही है या नहीं। रामलाल जी उदास बैठे रहे। सुलोचना जी थोड़ी देर बाद सो गईं, पर रामलाल की आंखों में नींद कहाँ। क्या माँ बाप औलाद इसलिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में उनकी औलाद उन्हें 2 वक्त की रोटी तक को तरसाए। माँ बाप खुद भूखे रह औलाद के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करते हैं, पर औलाद बड़े हो उन्हें सिर्फ तिरस्कार देती है। नहीं, अब और अपमान नहीं सहूँगा। कल को अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो सुलोचना क्या करेगी। मर भी जाएगी तो बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं होगी। ये बोल रामलाल जी उठे और अपना सामान खखोलने लगे। उनके हाथ एक बक्सा लगा, उसमें से कुछ निकाल उन्होंने जेब में रखा और बाहर चले गए। लौट कर आए तो उनके हाथ में 2 कुल्हड़ थे, जिसमें अपनी पत्नी का पसंदीदा कुल्हड़ वाला दूध था।
शादी के तुरंत बाद जब वो लोग घूमने जाते थे तब सुलोचना जी इसे देख बच्चों सी मचल जाती थी। फिर बच्चे हो गए तो अभावों के कारण कभी पिला ही नहीं पाए वो पत्नी को दूध। सुलू, प्यार से रामलाल जी पत्नी को यही बोलते थे। देखो क्या लाया मैं, रामलाल जी पत्नी को उठाते हुए बोले। कुल्हड़ का दूध देख सुलोचना जी की आंखों में चमक आ गई, वैसे ही चमक जो शादी के बाद आती थी। उन्होंने पहले पत्नी को सहारा दे दूध पिलाया और फिर खुद दूध पीकर सो गए। सुबह काम वाली आवाज़ पर आवाज़ देती रही पर वो नहीं उठे, तो प्रकाश और मीनाक्षी को बुला कर लाई। लो जी, रात को बूढ़े बुढ़िया ऐश करते हैं, कुल्हड़ देख मीनाक्षी बोली। प्रकाश के बहुत हिलाने पर भी वो नहीं उठे। तभी प्रकाश ने चादर हटाई तो देखा दोनों के मुंह से झाग निकल रहे थे। अब मीनाक्षी और प्रकाश घबरा गए। उन्होंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। उसने आकर चेक किया तो पता लगा दोनों ने कुछ जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। पुलिस को डॉक्टर ने ही खबर की। पुलिस आई और छानबीन की तो चूहे मारने की दवाई का पैक और एक कागज़ मिला जिस पर लिखा था, हे ईश्वर, तू किसी माँ बाप को औलाद का मोहताज मत बना। जिसे उंगली पकड़ चलना सिखाया होता है उससे तिरस्कार बर्दाश्त नहीं होता। पुलिस दोनों के शरीर को पोस्टमार्टम को ले गई। रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने दूध में जहर मिलाकर पिया था, जो दूध कभी सुलोचना जी की जान हुआ करता था। रामलाल जी ने उसे ही अपनी और अपनी पत्नी की जान लेने का जरिया चुना। मेरे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनको यह कहानी सिर्फ एक कहानी लगेगी, लेकिन नहीं, ऐसी कहानियों का वास्तविकता से बहुत गहरा संबंध होता है। मैं आपको एक सत्य घटना जो अमर उजाला में प्रकाशित हुई थी हरियाणा की, वह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। घटना हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बाबड़ा क्षेत्र के गांव गोपी की है। देर रात करीब 2:30 बजे जगदीश चंद्र ने जहर निगलने की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में दी थी। पुलिस पहुंची तो जगदीश चंद्र ने पुलिस को सुसाइड नोट सौंपा। हालत बिगड़ने पर दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सुसाइड नोट में जगदीश चंद्र ने लिखा कि मैं अपने छोटे बेटे महेंद्र के पास रहता था। 6 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। मुझे कुछ दिन तक महेंद्र की पत्नी नीलम ने रोटी दी, लेकिन बाद में उसने अनैतिक कार्य शुरू कर दिया और गांव निवासी विकास को अपने साथ ले लिया। विकास को साथ रखने का विरोध किया तो मुझे पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मैं 2 साल तक अनाथ आश्रम में रहा। जब लौटा तो उसने फिर से बाहर निकालकर मकान को ताला लगा दिया। उसी दौरान मेरी पत्नी भागली देवी लकवाग्रस्त हो गई। इस पर दूसरे बेटे वीरेंद्र के पास रहने लगे। उन्होंने भी रखने से मना कर दिया। वे मुझे बासी आटे की रोटी देते। यह मीठा जहर कितने दिन खाता, इसलिए सेल्फाश निगल ली। मेरी मौत का कारण नीलम, विकास, सुनीता और वीरेंद्र है। इतने जुल्म इन चारों ने मुझ पर किए हैं, उतने जुल्म किसी संतान को अपने माँ बाप पर नहीं करने चाहिए। मैंने इसी के चलते अपनी ज़मीन भी आर्य समाज वार्डा को दे दी है। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि मेरे बेटों के पास वार्डा में 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन मुझे देने के लिए 2 रोटी नहीं है। हमारे साथ बेटों और बहुओं ने जो किया उसके लिए सरकार और समाज को उन्हें दंड देना चाहिए, तब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। बुजुर्ग ने अपनी 2 एफडी और दुकानें भी आर्य समाज वाडरा के नाम करने की बात सुसाइड नोट में लिखी है। यहाँ करोड़पति बेटा बहू 2 रोटी नहीं दे सके तो बुजुर्ग माता पिता ने जहरीला पदार्थ निगल कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बुजुर्ग दंपति का पोता IAS अधिकारी है। बुजुर्ग ने सुसाइड नोट में बेटे और बहुओं पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर पुलिस ने बेटे और 2 बहुओं समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। यह एक सत्य घटना है। अगर आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इस घटना के बारे में जानकारी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी संगीता अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी है, जो इस घटना से मेल खाती है, जिसे मैंने अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसलिए मैंने इस घटना का जिक्र किया है। हमारे समाज में ऐसी हजारों घटनाएं रोज घट रही हैं जो हमारे सामने तक नहीं आती हैं। यह सोचने वाली बात है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। बच्चों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन माता पिता के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। सभी माता पिता बच्चों के द्वारा किए गए तिरस्कार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बुढ़ापे में ऐसे गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। सबसे बड़ी और सोचने वाली बात यह है कि आज हम बच्चे हैं, कल हम भी माँ बाप बनेंगे, कल हमारा भी बुढ़ापा आएगा,
तो क्या हमारा इससे भी बुरा हालत होगा? इस कहानी और इस हकीकत के बारे में अपने विचारों से आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवगत ज़रूर कराइएगा। अगर यह वीडियो आपके थोड़ा भी दिल को छुआ होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।